गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी घर पे हैं, सुरक्षित हैं और इसी के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य महोदय, साथी स्टाफगण की प्रेरणा से 12th आर्ट्स के बच्चों के लिए भी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज आज से प्रारंभ की गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं और कोरोना से लड़ने के लिए देश का, स्टेट का सहयोग कर रहे हैं। आज हम भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ के बारे में ही जानेंगे। भूगोल शब्द विद्वान थे ग्रीक यूनान के इरेटोस्थनीज, जिन्होंने आज से लगभग 276 से 196 ईस्वी पूर्व भूगोल शब्द इस पृथ्वी के लोगों को दिया। अर्थात भूगोल शब्द है वो एक ग्रीक या ग्रीक का ही दूसरा नाम है यूनानी भाषा, उसी का ही रूप है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफियन। जियो का अर्थ होता है ग्लोब, पृथ्वी, और ग्राफियन यानी वर्णन करना। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो जाता है पृथ्वी का वर्णन करना। कहने का मतलब भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र परिप्रेक्ष्य के विशेष में अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत की भूमि के बारे में, यहाँ पठार, पर्वत, नदियाँ, घाटी, जनसंख्या, इन सभी का अध्ययन अपन भूगोल के अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन इसमें विशेष किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंदर दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन आपने कक्षा 11th में कर लिया। 11वीं कक्षा में आपने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था। एक बार फिर मैं भौतिक भूगोल के बारे में छोटे स्तर पर बता देता हूँ कि भौतिक भूगोल के अंदर अपन धरातल विशेष से अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक भूगोल में पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी, नदियाँ, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसको हम एक छोटे रूप में देखा जाए तो भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की जो घटनाएं घटित होती है, उन अलग अलग घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे भूकंप क्यों आता है, किन क्षेत्र विशेष में भूकंप की घटनाएं अधिक होती है, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, क्या कारण होते हैं, है ना। उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी का घूर्णन है, परिक्रमण है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से भूगोल की दूसरी शाखा है मानव भूगोल, जिसका अध्ययन अपन 10+2 के अंदर करें। मानव भूगोल, अपनी बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व। इसमें पृथ्वी और मानव के जो आपसी अंतर संबंध होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पेड़ किस भूगोल का भाग है? भौतिक भूगोल का भाग। इसी पेड़ से मानव क्या करता है, वो प्राणवायु ऑक्सीजन ग्रहण करता है। लकड़ी है, जड़ी बूटियां हैं, फल है, फूल है, ये सभी चीजें पेड़ से अपन प्राप्त करते हैं। तो पेड़ क्या है? भौतिक भूगोल का हिस्सा है। और इस पेड़ से मनुष्य जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है, यानी पेड़ के साथ में मानव का जो क्रियाकलाप हो गया, मानव के जो अंतर संबंध हो गए, पेड़ के साथ में जो संबंध मनुष्य के हो गए, यही क्या है? मानव भूगोल। अर्थात मानव भूगोल के अंदर अपन जैसे मानव बस्तियां हैं,
समाज है, संस्कृति है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मानव बस्तियों में जैसे विभिन्न जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, कहाँ सघन बस्तियाँ पाई जाती है, किस धरातल पर विरल बस्तियाँ पाई जाती हैं, समाज किस क्षेत्र विशेष में समाज किस प्रकार का है, समाज का ही जुड़ा हुआ रूप संस्कृति है, संस्कृति में लोग जैसे कहाँ किस प्रकार से रहते हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली चाली, ये सभी संस्कृति का भाग होता है। तो कहने का मतलब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों का जो अलग अलग जो अर्थ निकलता है, सारांश रूप से अपन कहते हैं कि भौतिक भूगोल में किसी धरातलीय विशेष का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंदर धरातल का मनुष्य के साथ में जिस प्रकार का संबंध है वो अपन मानव भूगोल के तहत अध्ययन करते हैं। अपना जो पहला अध्याय है उस अध्याय का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विशेषता। बोर्ड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आता है 2 अंक का, 2 अंक का क्वेश्चन आता है जिसमें विशेष रूप से पूछा जाता है मानव भूगोल की डेफिनेशन अधिकांशतः पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है, जिसका अपन अध्ययन करेंगे अभी। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी जाती है उनका अध्ययन। मानव भूगोल की परिभाषा या मानव भूगोल की प्रकृति या मानव भूगोल की विशेषता, इन 3 टॉपिक्स में से इसका क्वेश्चन बनता है और इन तीनों की ही अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला जो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है, मानव भूगोल का जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है मानव के क्रियाकलाप। मनुष्य पृथ्वी पर रहकर जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है वो ही मानव भूगोल का क्या होता है, केंद्र बिंदु। क्वेश्चन बनाया जाता है मानव भूगोल का केंद्र बिंदु बताइए, मानव भूगोल किस पर मुख्य रूप से निर्भर है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता था। उसमें हमारा जवाब होता है मानव या मानव के क्रियाकलाप। दूसरा इसमें छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि मानव भूगोल का जन्म कह सकते हैं या जन्म के बाद में उसका विकास कह सकते हैं। भूगोल की दूसरी शाखा है इसलिए उसमें थोड़ा लंबा समय लगा। मानव भूगोल का जन्म या इसका जो विकास है वो 18वीं सदी में हुआ। 18वीं सदी के अंदर इसका जन्म और विकास हुआ। 18वीं सदी के अंदर विभिन्न विद्वानों ने, जैसे फ्रेडरिक रेडजेल है, उसी की शिष्या एलन सी सैम्पल है, पॉल विडाल डी ब्लास है, दोनों भाई डिकेन व पीटर्स है, इस प्रकार के बहुत से विद्वान पृथ्वी के अंदर अलग अलग देशों पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दी और इसका विकास किया। सदी आपको पता है कि सदी हमेशा 100 वर्ष आगे चलती है, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है। उसके बाद में इसमें छोटा क्वेश्चन ये बनता है, अब भूगोल के अंदर कई प्रकार की विचारधाराएं काम करती है। विशेष रूप से आज तक 3 प्रकार की विचारधाराएं कार्य रूप है, जिसमें एक होता है निश्चयवाद, या जिसका ही दूसरा नाम अपन कह सकते हैं कि नियतिवाद, जिसमें सब कुछ प्रकृति का ही निश्चित होता है, प्रकृति अपने अनुसार ही चलती है। ये सबसे भूगोल आधुनिक मानव भूगोल के अंदर ये सबसे पहली बार इस प्रकार की विचारधारा काम में। उसके बाद में दूसरी प्रकार की एक विचारधारा थी संभववाद, जिसमें यह कहा गया कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, मानव उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। नियतिवाद या निश्चयवाद में सब चीजें प्रकृति के अनुसार निश्चित थी, जैसे कि प्राचीन काल के अंदर मानव, आदि मानव जिस प्रकार से रहता था वो प्रकृति के वश में था। जैसे वर्षा आती तो वो किसी प्रकार का प्रकोप मानता, भूकंप आता तो किसी प्रकार का प्रकोप मानता, या बिजलियां वगैरह चमकती तो भी वो किसी प्रकार का प्रकोप मानता। यानी मनुष्य किसके ऊपर निर्भर था, पूरी तरह से प्रकृति के। प्रकृति के खिलाफ वो किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करता था। पूरी तरह से मनुष्य प्रकृति का क्या था, दास था या गुलाम था, इस प्रकार का अपन मान सकते। लेकिन जो दूसरी प्रकार की विचारधारा है संभववाद, उसमें मानव प्रकृति के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, उसको हटाया नहीं जा सकता था पहले, आज विभिन्न प्रकार की मशीनों के माध्यम से उसको हटाकर रेलवे लाइनें गुजारी जा सकती है, सड़क गुजारी जा सकती है।
उसी प्रकार से जैसे वर्षा होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी जैसे अभी होती है तो अपन उसका एसी वगैरह, एयर कंडीशनर, पंखे, कूलर, इनका उपयोग करके अपन प्रकृति के विपरीत चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विचार है वो संभववाद। निश्चयवाद के अंदर जैसे अपने विचारक थे, उनमें फ्रेडरिक रेडजेल है। फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्या थी एलन सी सैंपल। ये निश्चयवाद विचारधारा को मानते, जबकि संभववाद विचारधारा है वो विडाल डी ला प्लास, जिन्हें संभववाद के नाम से इन्होंने संभववाद की नींव रखी। तो इसमें जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो आज अपन भूगोल पढ़ते हैं वो भूगोल है आधुनिक मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन आता है आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। कई बार ये भी पूछा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, तो हमें ये भी ध्यान रखना फ्रेडरिक रेडजेल है वो जर्मनी के रहने वाले थे। अब अपन विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषाएं, डेफिनेशन पढ़। डेफिनेशन में एक ध्यान रखना है अपन को कि जो शब्द इसमें जैसे दिए हुए होते हैं उनको जैसे कि वैसे ही लिखना होता है, क्योंकि परिभाषाओं में किसी भी प्रकार का शाब्दिक बदलाव नहीं किया जा सकता। अपन अपनी भाषा में परिभाषा नहीं लिख सकते। विद्वानों के द्वारा जिस प्रकार से शब्द दिए जाते हैं उन्हीं का अपन प्रयोग करें। 4-5 विद्वानों के द्वारा ये परिभाषाएं दी गई है। उनमें से कुछ मुख्य विद्वान, बोर्ड एग्जाम में सर्वाधिक आया हुआ जो विद्वान है वो है फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन आता है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। या कई बार क्या किया जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि परिभाषा किसने दी। तो देखो मानव भूगोल क्या है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। मानव भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल है मानव समाजों, पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य निवास कर रहे हैं उसको अपन मानव समाज के रूप में जानते हैं। तो मानव समाजों और धरातल यानी पृथ्वी, कहने का मतलब मानव समाज और पृथ्वी या मानव या पृथ्वी के बीच संबंधों, पृथ्वी और मनुष्य के बीच, जैसे मैंने आपको पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ से अपन ऑक्सीजन, तो पृथ्वी और मानव के बीच में क्या हो गया? संबंध हो गया। पृथ्वी और मानव के बीच के संबंधों का संश्लेषित का मतलब होता है निर्मित, संश्लेषित यानी निर्मित, इनके निर्मित अध्ययन को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल यानी पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लिष्ट यानी निर्मित अध्ययन शामिल है। इसके अंदर मनुष्य और पृथ्वी के बीच में जितने भी आपसी संबंध होते हैं उनका अपन अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल के अंदर करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल। इसी प्रकार से दूसरे जो विद्वान होते हैं फ्रेडरिक रेडजेल, इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता अपन ने पहले भी पढ़ लिया। अब है अगले विद्वान एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। ये लेडी विद्वान है अमेरिका की। फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी के थे, ये अमेरिका की। एलन सी सैंपल अमेरिका की है और फ्रेडरिक रेडजेल की ये शिष्या थी। इन दोनों की विचारधाराएं एक जैसी थी। इन्होंने निश्चयवाद या नियतिवाद को माना, अर्थात दोनों की विचारधाराएं एक जैसी थी, निश्चयवाद या नियतिवाद। एलन सी सैंपल ने देखो परिभाषाओं में थोड़ा बहुत शब्दों का फर्क है, बाकी जो बात कहना चाहते हैं वो वास्तविक रूप से एक ही है। एलन सी सैंपल मानव भूगोल चंचल मानव, मनुष्य कैसा है? चंचल है, किसी न किसी प्रकार का क्रियाकलाप एक्टिविटीज करता ही रहता है। प्रकृति के साथ में किसी न किसी प्रकार के क्रियाकलाप मानव के रहते ही, अर्थात मानव कैसा है? चंचल मानव। और अस्थायी पृथ्वी, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी स्थायी नहीं, पृथ्वी घूर्णन परिक्रमण पृथ्वी करती है, इसीलिए पृथ्वी क्या है? अस्थायी। तो केवल शब्दों का अंतर दिया, यहाँ धरातल शब्द था तो यहाँ अस्थायी पृथ्वी दे दिया। बाकी चीज एक ही है, वही पृथ्वी है और यही है, शब्दों का अंतर है और उन्हीं शब्दों को अपन को ध्यान में रखना। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक, वहाँ बीच के संबंध थे तो यहाँ पारस्परिक यानी मानव और पृथ्वी के बीच के आपसी संबंध। पारस्परिक परिवर्तनशील, यहाँ एक नया शब्द जोड़ा है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी और मानव के बीच में जो विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं उन्हीं बदलावों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में
करते हैं। जैसे पहले मनुष्य पैदल चलता था, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद में पक्षियों को देकर मनुष्य ने कई प्रकार के वायुयान या अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। तो इस प्रकार के बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। तो अमेरिकन भूगोलवेता एलन सी सैंपल, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा ये दी कि मानव भूगोल चंचल मानव यानी मनुष्य क्रियाशील है और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील जो संबंध होते हैं, इन संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार से दो विद्वानों की आपने परिभाषाएं पढ़ी, फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल। ये दोनों ही किस प्रकार के विचारक थे? नियतिवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद। इन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना, यानी प्रकृति, मानव किसका गुलाम था? प्रकृति का ही गुलाम था। मनुष्य प्रकृति का गुलाम माना था, निश्चयवाद। अर्थात इसमें छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि किन्हीं दो निश्चयवाद या नियतिवाद विचारकों के नाम बताइए या विद्वानों के नाम बताइए। तो दो विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल, इन्होंने निश्चयवाद और नियतिवाद विचारधारा रखी। तीसरे अपने विद्वान हैं जिनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। वैसे ये एक ही विद्वान का नाम है, नाम बड़ा है, विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले। ये फ्रांसीसी भूगोल, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने एक नया विचार रख दिया। इस विचार का नाम था संभव। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अंदर बदलाव करना संभव है, परिवर्तन करना संभव है। जैसे मैंने बताया, वर्षा हो रही तो अपन छत्ता ले लेते हैं, गर्मी पड़ रही है तो अपन कूलर पंखा चला लेते हैं, सर्दी होती है तो हीटर चला लेते हैं। तो अपन क्या, प्रकृति के विपरीत हो गए। और ज़्यादा विपरीत होने पर आज जैसी भयानक समस्याएं अपन के सामने है ना। तो विडाल डी ला ब्लास किस प्रकार के विचारक थे? इन्होंने संभववाद की नींव रखी। संभव, विडाल डी ला ब्लास जिन्हें संभववाद की नींव रखी। इनकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है। मानव भूगोल, मानव भूगोल की डेफिनेशन दे रहे हैं तो मानव भूगोल रहेगा ही। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव दोनों के बीच का संबंध है। पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध, पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। पहले क्या थी? निश्चयवाद था, अब संभववाद। तो क्या हो गया? एक नया विचार दे दिया। विडाल डी ला ब्लास ने प्रकृति और मानव के बीच के जो संबंध है, इनमें एक नया विचार दिया। अर्थात नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जैसे पृथ्वी का घूमने का समय निश्चित होता है, परिक्रमण का समय निश्चित होता है, समुद्रों के अंदर ज्वार भाटा आने का समय निश्चित होता है। तो ये सभी पृथ्वी के क्या है? भौतिक नियम। और इन भौतिक नियमों से पृथ्वी क्या होती है? नियंत्रित होती है। भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों, जीव के अंदर मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल। पारस्परिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनका और ज़्यादा संश्लिष्ट ज्ञान, संश्लिष्ट यानी निर्मित, और ज़्यादा निर्मित ज्ञान किसमें शामिल किया जाता है? मानव भूगोल के अंदर शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से एक और विद्वान थे, डिकनवे पिट्स। डिकनवे पिट्स, ये दो भाई थे। इन्होंने एक छोटी परिभाषा दी थी। डिकनवे पिट्स की परिभाषा एक बहुत ही छोटी परिभाषा है। इन्होंने कहा मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। साधारण सी परिभाषा है। कई बार केवल यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विद्वान का नाम न देकर केवल यह पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तब अपने के लिए एक छोटी परिभाषा आसान हो जाती है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है। मानव और उसके जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को अपन किस में शामिल करते हैं? मानव भूगोल के अंदर शामिल करते हैं। एक और विद्वान थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ये भी अमेरिका के थे।
अभी तक आपने दो प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी। एक तो था निश्चयवाद और दूसरा था आपका संभववाद। अब फ्रेडरिक रेडजेल जो जर्मनी के रहने वाले थे, एलन सी सैंपल जो अमेरिका के रहने वाले थे, विडाल डी ला ब्लास जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने अलग अलग बातें बताई। किसी ने तो कहा कि निश्चयवाद यानी प्रकृति में ही सब कुछ निश्चित है, प्रकृति अपने अनुसार चलती है। किसी ने कहा कि प्रकृति के अंदर बदलाव करना संभव है, संभववाद की विचारधारा। इसी क्रम में एक नए विचारक आए, उन्होंने एक तीसरी प्रकार की विचारधारा रख दी, जिनसे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है छोटे। और इस विचारधारा को नाम दिया गया, एक नई विचारधारा की गई, इसीलिए इसको कहा गया नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या इसी का ही दूसरा नाम होता है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, इस विचारधारा को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है रुको, रुको और जाओ। रुको और जाओ। क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में? क्वेश्चन आता है रुको व जाओ विचारक कौन थे, या रुको व जाओ की विचारधारा किसने दी थी? तो रुको और जाओ की विचारधारा दी ग्रिफिथ टेलर ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अब देखो इनकी क्या थी। पहले वालों ने कहा कि सब कुछ प्रकृति है ना, फ्रेडरिक रेडजेल है, उनकी शिष्य एलन सी सैंपल है, और संभववाद की नींव रख दी उन्होंने विडाल डी ला ब्लास ने। अब जो नए विचारक आए फ्रेडरिक ग्रिफिथ टेलर, इन ग्रिफिथ टेलर ने एक नया विचार संभव नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद, इसको उन्होंने कहा रुको वे जाओ। प्यारा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ अपन प्रकृति के विभिन्न तत्व काम में लेते हैं, लेते लेते विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते करते एक दिन वो संसाधन क्या हो जाते हैं? समाप्त होने की श्रेणी में आ जाते हैं। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? वहाँ थोड़ा रुक जाना चाहिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। जैसे ही संसाधन वापस निर्मित होते हैं, हमें उनका वापस से उपयोग करना चाहिए। अर्थात रुको और जाओ। जब संसाधन समाप्त होने की स्थिति में होते हैं, हमें रुक जाना चाहिए, और जैसे ही वापस संसाधन बनते हैं तब हमें उनका उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी संसाधन, कोई खनिज पदार्थ मान लो, जैसे समाप्त होने वाली स्थिति में होते हैं तो हमें उन संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, और उसके बाद में जैसे संसाधन वापस बनने लग जाते हैं तो उनका उपयोग हमें वापस करना लेना चाहिए। तो इस प्रकार के विचारक थे जिन्होंने नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद की विचारक धारा रखी थी, ग्रिफिथ टेलर, जिसका नाम है रुको और जाओ। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, जिनमें से सबसे पहले भूगोल। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो भूगोल शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हिकेटियस नामक के जो विद्वान थे, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का जनक माना जाता है। दोनों में अंतर है, एक भूगोल शब्द का जनक इरेटोस्थनीज थे, और भूगोल विषय के जनक हैं वो हिकेटियस हैं। ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है, और बाद में भूगोल की शाखाएं, जिसमें मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु। तो आज का जो आपका क्वेश्चन बनता है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई जो मानव भूगोल की डेफिनेशन है, उसको कन्फर्म कंप्लीट नोट्स के रूप में याद करना, और ये परिभाषा जैसे विचारक के द्वारा रखी गई है वो इस शब्द अपन के पास में होने चाहिए। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।